नमस्ते छात्रों, मैं हूं सुनील दरेकर। अनमोल ज्ञान इस चैनल में आपका सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी लोक भारती 10वीं समता की ओर ये कविता। इसके कवि है मुकुटधर पांडेय और इस कविता की विधा है नई कविता। ठीक है, तो चलते हैं समता की ओर। देखिए, समता की ओर इस कविता के पहले हम ये जानना चाहते हैं कि मुकुटधर पांडेय इन्होंने इस कविता में क्या बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो समता की ओर इस कविता में कवि ने यह बताने की कोशिश की है कि शीरीष में, शीरीष का मतलब शीरीष ऋतु जो है, मतलब जनवरी फरवरी का जो महीना होता है, इसमें बहुत ठंड पड़ती है और ठंड का परिणाम 3 चीज़ों पर अक्सर पड़ता है। एक है साधन संपत्ति, प्राणी और अभावग्रस्त व्यक्ति। तो इन पर ठंड का क्या असर होता है, ये बात हम इस कविता के माध्यम से देखने वाले हैं। और कवि का मूल उद्देश्य ये है कि अमीर और गरीब दोनों भाई भाई है, इसलिए धनवान और निर्धन इसमें दूरी नहीं चाहिए। धनवान ने निर्धन को सहायता कर उसे धनवान बनाना चाहिए। इस प्रकार समाज में समानता होगी। इसलिए कविता का नाम भी इन्होंने दिया है समता की ओर, है ना। समता का मतलब है समानता। तो देखते हैं प्रत्यक्ष रूप में ये कविता। देखो, बीत गया हेमंत भ्रात, शीरीष ऋतु आई, प्रकृति हुई द्युतिहीन, अवनी में कुंजटिका है छाई। अब देखो कि कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार है कि हेमंत जो है नवंबर दिसंबर का महीना हेमंत, और भ्रात का मतलब ये है भाई। शीरीष जनवरी फरवरी, जिसमें काफ़ी कोहरा घना होता है, जैसे कि कोहरा का मतलब मराठी में हम धुके इस प्रकार कहते हैं। तो प्रकृति का मतलब है धरती, द्वितीयहीन का मतलब है कांति रहित, अवनी पृथ्वी, कुंजटिका इसका मतलब धुंधल का इस प्रकार है, मतलब अंधकार। तो देखते हैं क्या है इसका अर्थ कि बीत गया हेमंत। अब हेमंत जो ऋतु है ये बीत गया है, मतलब हेमंत ऋतु में ठंड होती है, लेकिन इतनी नहीं होती जितनी शीरीष ऋतु में होती है ना। तो शीरीष ऋतु अब आई है, मतलब यह है कि बहुत ठंड पड़ गई है, और बहुत ठंड पड़ने के कारण ये जो प्रकृति है, ये जो धरती है, ये कांति रहित हो गई है, मतलब इसमें चमक धमक ऐसी कुछ रही नहीं है, इसलिए वो कांति रहित हो गई है, क्योंकि शीरीष ऋतु आई है। काफ़ी कोहरा यहाँ छाया हुआ है और इस कोहरे के कारण द्युतिहीन ये अब प्रकृति दिखाई दे रही है। जैसे कि हम इस चित्र में देख रहे हैं कि काफ़ी कोहरा यहाँ छाया हुआ है, इसलिए ये जो धरती है ये कांति रहित दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अवनी में कुंजटिका है छाई, इस प्रकार पृथ्वी पर पूरा का पूरा एक प्रकार का धुंधल का है, मतलब अंधकार है। इस प्रकार इसका ये अर्थ है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी ये देखा कि काफ़ी कोहरा यहाँ छाया हुआ है, तो पृथ्वी जो है ये कांति रहित यहाँ दिखाई दे रही है, अंधकार छाया हुआ है, ऐसा लग रहा है। पड़ता खूब तुषार पद्मदल, तालों में बिल खाते, अन्यायी नृप के दंडों से यथा लोग दुख पाते। यहाँ तुषार का मतलब बर्फ है, पद्मदल मतलब कमल का दल, कमल जो फूल होते हैं ना उसका दल, तालों में मतलब तालाब, बिल खाते कष्ट, नृप का मतलब यहाँ राजा है, दंडो मतलब सजा है, और यथा का मतलब जैसे। अब इसका भावार्थ इस प्रकार है छात्रों कि पड़ता खूब तुषार, इस महीने में काफी बर्फ गिरता है, किसके ऊपर? पद्मदल तालों में बिल खाते, मतलब जैसे कि वो ऊपर से गिरते हैं तो पृथ्वी पर सारे तरफ बर्फ गिरता है, और ये बर्फ कमल दल पर भी गिरता है, कि जो कमल तालाब में होते हैं ऐसे कमल दल पर ये बर्फ गिरता है, और इसलिए ये जो फूल है इन्हें बहुत कष्ट महसूस होता है या कष्ट करना पड़ता है, कष्ट सहना पड़ता है। तो
इसका अर्थ यह है कि किस प्रकार कष्ट सहना पड़ता है। जैसे अन्यायी राजा प्रजा को दंड देता है, सजा देता है और प्रजा दुख सह लेती है, ठीक उसी प्रकार ये पद्मदल बर्फ का कष्ट सह लेते हैं। इस प्रकार सारे पृथ्वी पर ठंड का परिणाम हुआ है। देखो जैसे कि ये कमल दल है और कमल दल पर ठंड के कारण काफ़ी प्रभाव ठंड का है, इसलिए इसे काफ़ी कष्ट सहना पड़ रहा है। जैसे कि एक खाद राजा प्रजा के ऊपर जिस प्रकार सजा देता है, ठीक उसी प्रकार ये भी दुख यहाँ सह कर रहा है, ऐसा कवि कह रहे हैं। निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं। निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं। बाहर श्वान स्यार चिल्लाकर बार बार रोते हैं। अब देखो निशा काल का मतलब है समय। कौन सा समय? रात का समय। निज अपने, निज निज मतलब अपने अपने घरों में, है ना। श्वान कुत्ते और स्यार का मतलब है सियार मतलब गिदड़, ठीक है। तो इसका अर्थ यह है कि रात के समय में सारे लोग अपने अपने घरों में जाकर सोते हैं, है ना। लेकिन ये जो जानवर होते हैं, बाहर जो जानवर होते हैं जैसे कुत्ते हैं, सियार है या और कोई जानवर है, तो ठंड के मारे इन्हें काफ़ी तकलीफ होती है, बार बार रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, ठीक है। इस प्रकार इसका ये अर्थ है। देखो ये सारे के सारे कुत्ते जो है या यहाँ बाहर ठंड के कारण यहाँ वहाँ ये दौड़ रहे हैं, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और यहाँ हम अपने अपने घरों में जाकर आराम के साथ सो रहे हैं। ठीक उसी प्रकार का चित्र मैंने आपको बता दिया है। अब देखो कि अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता। देखो कि आधी रात के समय में कोई अगर आंगन में आता है तो शून्य गगन मंडल को लख ये मन में है भय पाता। शून्य मतलब खाली, खाली आकाश की तरफ देखकर, लख देखना, खाली आकाश की तरफ देखकर उसका मन जो है ये घबरा जाता है, भयभीत होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ अंधकार में ये कोई बाहर आता है और खाली आकाश देखने के बाद उसके मन में काफी भय पैदा होता है, ठीक है। तारे निपट मलिन चंद ने पांडुवर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। अब निपट का मतलब बिल्कुल, मलिन का अर्थ है धुंधले, चंद का मतलब यहाँ चांद है, पांडुवर्ण इसका मतलब पीला रंग, इस प्रकार है। तो इसका अर्थ यह है छात्रों कि तारे निपट मलिन चंद ने पांडुवर्ण है पाया, कि बिल्कुल तारे जो है ये धुंधले हो गए हैं। किसके कारण? ठंड के कारण मलिन हो गए, धुंधले हो गए हैं, है ना। और जो चांद है उसने ठंड के कारण अपना रंग जो है ये पीला किया हुआ है, मतलब पांडुवर्ण इन्होंने अपनाया है। तो इस प्रकार पांडुवर्ण इन्होंने पाया है। तो कवि को ऐसा लगता है कि मानो किसी राज्य पर राष्ट्रीय संकट आया है या राष्ट्रीय मुसीबत आ गई है ना। जिस प्रकार ये वातावरण में दिखाई दे रहे हैं उसी प्रकार। अब आगे देखते हैं। देखो कि रात का समय है, ये तारे जो है मलिन दिखाई दे रहे हैं, है ना। और ये जो चांद है इन्होंने मतलब चांद ने पीला रंग अपनाया है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि किसी राज्य पर राष्ट्रीय आपत्ति आ गई है ना। इस प्रकार जैसे राष्ट्रीय आपत्ति हम देख रहे हैं उसी प्रकार ये लग रहा है। धनियों को है मौज, रात दिन है उनके पौबारे, दिन दरिद्रों के मत्थे ही पड़े शीर्ष दुख सारे। अब यहां कवि कहना चाहते हैं कि जो धनी है मतलब जो अमीर है, ये अमीर लोग ठंड का मजा लेते हैं, मौज मस्ती करते रहते दिन रात, है ना। और यही चाहते हैं कि ठंड आए और उसका लाभ हम उठाए। पौबारे का मतलब लाभ या अवसर मिलना, लाभ का अवसर मिलना, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि कब ये ठंड आएगी और हम इसका लाभ उठाएंगे और मौज करेंगे। लेकिन यहाँ दिन मतलब गरीब, दरिद्रों के मत्थे, मतलब मत्थे का मतलब के भाग्य में,
शीर्ष ठंड, गरीबों के भाग्य में ठंड के सारे दुख ही इनके नसीब में होते हैं। मतलब गरीब के ही भाग्य में ठंड का दुख होता है, अमीर के भाग्य में नहीं। मतलब दुख जो है ये दीन दरिद्रों के मत्थे है और मौत जो है ये धनियों के मत्थे है। ठीक है, देखो यहाँ जो अमीर लोग हैं, इतना कोहरा है, इतनी ठंड है, फिर भी अच्छे अच्छे कपड़े होने के कारण, दुशाले होने के कारण ये यहाँ वहाँ मौज मस्ती कर रहे, घूम रहे हैं। लेकिन जिनके पास जो मतलब जो गरीब है, ये लोग जिनके पास कपड़ा नहीं है, ये ऐसे ही बाहर सो रहे हैं। ठीक है, वे खाते हैं हलवा पूड़ी। यहाँ वे का मतलब अमीर लोग है। अमीर लोग हलवा पूड़ी खाते हैं ठंड में, दूध मलाई ताज़ी होती है वो खाते हैं, और इन्हें नहीं मिलती, मतलब जो गरीब लोग हैं इन्हें नहीं मिलती सूखी रोटी भी, और न भाजी, मतलब भाजी नहीं है, रोटी नहीं है, सूखी रोटी भी इनके नसीब नहीं है। इस प्रकार काफ़ी यहाँ अलग अलग भाव है कि एक तरफ गरीबी की दूरी और एक तरफ अमीरी की दूरी, इसमें जो दूरी है काफ़ी बड़ी है और वो बढ़ती ही जा रही है। यहाँ देखो हलवा पूड़ी है, दूध मलाई है, ये अमीर लोग खा रहे हैं, और ये जो बेचारे लोग होते हैं, जो गरीब होते हैं, इनके नसीब में सूखी रोटी भी नहीं होती है। वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले, शाल दुशाले है ना, वे का मतलब अमीर लोग है। वे सुख से रंगीन, मतलब उनके पास काफ़ी चीज़ें होती है ठंड से बचने के लिए। कीमती ओढ़े दुशाले, शाल दुशाले कीमती उनके पास होते हैं, पर इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नित पाले। ये जो लोग होते हैं ये बाहर सोते हैं, मतलब या जहाँ भी वो सोते हैं उन्हें इस प्रकार के शाल दुशाले नहीं होते हैं, उनके बदन कंपित रहते हैं, कांपते रहते हैं ठंड के कारण, और इन्हें ओस का भी सामना करना पड़ता है। नित पाले, हमेशा, पाले का मतलब ओस, हमेशा ओस की जो बूंदे हैं इनका सामना करना पड़ता है। इस प्रकार यहाँ गरीबी और अमीरी के बीच ये भी बात हमें दिखाई दे रही है। अब देखो कि वे है सुख साधन से पुरित सुघर घरों के वासी, है ना। देखो कि अमीर लोगों के पास काफ़ी अच्छे घर होते हैं, काफ़ी अच्छे बंगलोज होते हैं, बड़े बड़े बंगलोज होते हैं, और उनके अंदर काफ़ी अच्छी सुविधा होती है कि ठंड से बचने के लिए, है ना। उनके पास काफ़ी पैसा होता है, इसलिए वो सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं कि जो उन्हें रहने के लिए अच्छा घर भी नहीं है, वो टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हैं। ठीक उसी प्रकार इन्होंने कहा है कि वे है सुख साधन से पूरित सुगर घरों के वासी, इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। अब देखो कि पहले हमें उधर की चिंता थी न कदापि सताती, पहले हमें पेट की चिंता कभी सताती नहीं थी, क्योंकि माता सम थी प्रकृति हमारी, क्योंकि हमारी माता, हमारी धरती हमारी माँ की तरह हमें पालती थी, पालन करती जाती। मतलब जो भी निसर्ग में या धरती पर या प्रकृति में जो भी कुछ आता है, ये सारी की सारी चीज़ें खाने के लिए वो हमारा उदर भरती थी, पेट भरती थी, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं थी। लेकिन आज सब कुछ होते हुए भी आज हमारे पास कुछ नहीं है, ऐसी अवस्था हो गई है। ज़्यादातर गरीबों के बारे में ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। इसलिए अंतिम पदों में कवि ये कहना चाहते हैं कि अमीर लोगों ने गरीब लोगों के तरफ ध्यान देकर उन्हें अपनी ओर खींचना चाहिए, उन्हें भी अमीर बनाने की कोशिश उन्हें करनी चाहिए, क्योंकि अमीरी और गरीबी ये दोनों भाई भाई है। इसलिए कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं है, कोई धनिक नहीं है, कोई निर्धन नहीं है, सारे बराबर है, सारे समता की ओर लेकर जाना चाहिए। इसी प्रकार इन्होंने कहा है कि भाई भाई का अधिकार है कि एक दूसरों की मदद करे, उन्हें ऊपर उठाने की कोशिश करे। इस प्रकार एक दूसरों की मदद करनी चाहिए, उन्हें ऊपर उठाने की कोशिश करनी चाहिए। यही इस कविता का मूल उद्देश्य होने के कारण कविता का नाम दिया है समता की ओर। और इसलिए
मुकुटधर पांडे ने सारी बातें यहाँ कर दी है कि कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है, ये दोनों समान है, समता की ओर हमें जाना है। इसी प्रकार इस कविता के माध्यम से इन्होंने कहने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि ये कविता आपके समझ में आई होगी। ठीक है, चलते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।